हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है त्याग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे बड़ी ठकुराइन, आपकी परेशानी दूर करने का उपाय लेकर आए हैं। अब ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत ना है। मन की काकी भागते हुए आई। ठकुराइन चित्रलेखा के चेहरे की उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। वो हमेशा ऐसे ही उदासीन रहती थी। उनके चेहरे की हंसी शायद वर्षों पहले गायब हो गई थी और उन्होंने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। शायद उन्हें पता था कि इस सब की वो ही दोषी हैं। अब क्या है काकी, काहे हाँफते चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? चित्रलेखा बोली। कुछ सुना ठकुराइन? पता है जो अपने गांव से नदिया पार जो गांव पड़ता है ना, सुना है उस गांव में एक साध्वी है जो सबका दुख दर्द हर लेवे है। कोई निराश ना लौटा। बहुत नाम सुना है। 8 साल से तपस्या कर रही है। मुख में ऐसा तेज है, सारा गांव इज्जत करे है। तुझे कैसे मालूम? चित्रलेखा बोली। वो मेरी भतीजी है ना, वहीं ब्याही है, उसने ही कहा। हम तो कहते हैं ठकुराइन, छोटी ठकुराइन को एक बार वहाँ ले चलते हैं, शायद कोई आराम लग जाए। मन की काकी बोली। कितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य, बाबा, बैरागियों को दिखा चुके हैं, अभी तक तो आराम ना लगा। एक साध्वी क्या कर पाएगी? चित्रलेखा बोली। वो तो भगवान भी पत्थर के होवे, लेकिन लोग तो माने हैं ना, और चमत्कार भी करे हैं। मन की काकी बोली। ठकुराइन, कभी भी कुछ भी हो सके है। शायद उसी साध्वी के हाथों छोटी ठकुराइन का उद्धार लिखा हो। चित्रलेखा मान गई। बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। उधर छोटी ठकुराइन इंद्रानी गुमसुम उदास अपने पति दुर्गेश से कह रही थी, शादी को इतने साल हो गए, इस घर को वारिस नहीं दे पाई। इतने में बाहर से आवाज़ आई, इंदु आई माँ जी। कहिए माँ, क्या बात है? वो मन की काकी कुछ कह रही थी, सोचा तुम्हें बता दूँ। इतने में मन की काकी आ गई और सारी बात कही। इंद्रानी ने बिना किसी ना नुकुर के बात मान ली और दूसरे दिन सास, बहू और मन की काकी निकल पड़े साध्वी से मिलने। नाव ही एक साधन था उधर तक जाने का। बहुत भीड़ थी तो मन की काकी और चित्रलेखा बाहर ही रह गई। इंद्रानी कुटिया के अंदर चली गई। साध्वी के चेहरे पर एक अजब सी शांति थी और एक तेज था जो सबको प्रभावित कर रहा था। इंद्रानी को देखकर साध्वी मुस्कुरा दी और आने का कारण पूछा। इंद्रानी ने सारी व्यथा कह दी। साध्वी बोली, घबराने की बात नहीं है, तुम्हें लगातार 5 महीने आना पड़ेगा, बाद में मैं आ जाया करूँगी तुम्हारे पास। साध्वी ने इंद्रानी की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटियाँ दी और बताया कैसे लेना है, और इंद्रानी प्रसाद लेकर बाहर आ गई। चित्रलेखा ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी काकी तुम्हारे कहने पर आए हैं, मेरा तो मन ही नहीं था। वैसे भी भरोसा नहीं रह गया है इन सब पर। अच्छा तो हम मिलकर आते हैं, मन की काकी बोली। नहीं काकी, अगर माँ कह रही हैं कि घर चलो तो चलो, इंद्रानी बोली, और सब वापस घर आ गए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया। अचानक एक दिन इंद्रानी चक्कर खाकर गिर गई। दुर्गेश परेशान हो गया और डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने इंद्रानी की जांच की और कहा, खुशखबरी है ठाकुर साहब, आप पिता बनने वाले हैं। दुर्गेश ने खुश होकर माँ को आवाज़ दी। चित्रलेखा ने माँ शब्द सुना और भागी चली आई, क्योंकि माँ बेटे में 8 साल से कोई बात नहीं हुई थी। चित्रलेखा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दादी जो बनने वाली थी, और दूसरा आज 8 सालों के बाद उसके बेटे ने माँ कहकर पुकारा था। 2 साल पहले बड़े ठाकुर का स्वर्गवास हुआ था दिल का दौरा पड़ने से। तब भी दुर्गा ने बात नहीं की थी, लेकिन आज मन की काकी बोली, सब साध्वी का प्रताप है। हमने कही थी ना कि आज भी चमत्कार होवे हैं। कल ही सब साध्वी से भेंट करने चलेंगे। चित्रलेखा बोली, हाँ काकी ज़रूर। और साध्वी ने 5 महीनों तक बुलाया भी है ना इंदू को। दुर्गेश, तुम भी चलोगे बेटा? नहीं माँ, कल बहुत ज़रूरी काम है, शहर जाना है, कचहरी में काम है। वो जो शहर में ज़मीन थी जिस पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, उसकी कल सुनवाई है, और आपको भी चलना है गवाही देने। ठीक है बेटा,
तो कल काकी और इंदु ही चले जाएंगे, क्योंकि साध्वी तो केवल गुरुवार को बैठती है और अगले गुरुवार इंदु को तीसरा महीना लग जाएगा। काकी और इंद्रानी गई, लेकिन काकी साध्वी को देखकर हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सके है? काकी का दिमाग घूम गया। भगवान ने कैसी लीला रची है? क्या होने वाला है? काकी साध्वी से मिले बिना बाहर आ गई और माथे पे पसीने की बूंदें झलक आई और सोचने लगी, इतने दिनों बाद तो घर में खुशियाँ आई हैं, अब क्या होगा? इतने में इंद्रानी ने पुकारा, काकी आप बिना मिले बाहर आ गई। अरे अंदर भीड़ ज़्यादा थी तो घुटन हो रही थी। अब काकी क्या बताती, वर्षों पुरानी नौकरानी थी, उस घर की चित्रलेखा की सास के साथ आई थी दहेज में। पहले ठाकुरों के यहाँ नौकरों को दहेज में देने का रिवाज था और चित्रलेखा की सास ने अपने ससुराल के एक नौकर से उसकी शादी करा दी थी जो उसे पसंद था। इसलिए चित्रलेखा भी उसे इतनी इज्जत देती थी। अब मन की काकी बहुत बड़ी दुविधा में थी। इस तरह दिन बीत रहे थे कि तीसरा महीना आ गया। काकी सोच ही रही थी कि चित्रलेखा और दुर्गेश को साध्वी से ना मिलने दिया जाए। लेकिन एक दिन चित्रलेखा गिर पड़ी और पैर में मोच आ गई। काकी ने सोचा अब ठकुराइन तो नहीं जा पाएगी, लेकिन दुर्गेश का क्या? दुर्गेश, इंद्रानी और मन की काकी चौथे महीने भी साध्वी से मिलने गए। मन की काकी दुर्गेश को तो ले गई, लेकिन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि दुर्गेश साध्वी से ना मिल पाए। बहुत भीड़ थी, लेकिन इस बार मन की काकी दुर्गेश को नहीं रोक पाई। इंद्रानी और दुर्गेश अंदर चले गए साध्वी से मिलने, लेकिन साध्वी को देखकर दुर्गेश को पता नहीं क्या हो गया। वो तुरंत बाहर आ गया और मन की काकी से पूछा, इन सब के बारे में आपको पता था? लेकिन मन की काकी कुछ कह पाती इससे पहले इंद्रानी वहाँ आ गई और बोली, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए साध्वी से मिले बिना? और सब घर को चल पड़े। रास्ते पर दुर्गेश पता नहीं क्या सोचता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है मेरे साथ। इतने साल लग गए खुद को संतुलित करने में और एक झटके में मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी इंद्रानी ने दुर्गेश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या सोच रहे हैं? चलिए नाव से उतरिए, घर चलते हैं। और तीनों नाव से उतर गए, लेकिन मन की काकी बहुत असमंजस में थी कि दुर्गेश को क्या जवाब दे। और उधर दुर्गेश के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। वो काकी से उनके जवाब चाहता था। उधर चित्रलेखा मन की काकी से कह रही थी, पता नहीं काकी, लगता है दुर्गेश की तबीयत ठीक नहीं है, उदास और परेशान सा है। कल गुरुवार है और इंदु को चौथा महीना लग गया है। कल साध्वी से मिलने जाना है। पिछली बार मैं मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार ज़रूर मिलकर आऊँगी। और अगले दिन काकी, इंदु और चित्रलेखा साध्वी से मिलने गए। और इस बार चित्रलेखा साध्वी से मिलने इंदु के साथ अंदर चली गई और अंदर साध्वी और चित्रलेखा की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर विचलित हो गई। और चित्रलेखा बाहर आ गई और मन की काकी से कहा, शायद दुर्गेश इसलिए परेशान था। काकी, तुमने क्यों नहीं बताया कि ये बात है? हमें भी कुछ कहाँ पता था ठाकुराइन, वो हम जब पहली बार आए तभी पता चला साध्वी के बारे में। और चित्रलेखा सोचने लगी, कैसे कैसे खेल खिलाती है हमें ज़िंदगी। जिस अतीत से मैं इतने साल से दूर भाग रही थी, वही मेरा वर्तमान बनकर मेरे सामने आ गया। अब क्या होगा? यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। सब साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे से कह नहीं रहा था। घर पहुंचकर चित्रलेखा दिन भर परेशान रही। अजीब सी उथल पुथल थी उसके मन में। सोच रही थी, अगर सब कुछ अपने अनुसार ना चलाती तो शायद ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर ना ठहरती। लेकिन कैसे? उसे ख़ानदान की इज्जत का डर था। लोग क्या सोचते अगर वो दुर्गेश के कहे अनुसार चलती? लेकिन उसमें मेरा भी तो स्वार्थ था।
यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगी। 30 साल पहले वो इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। बस 16वीं पार करके 17वीं में लगी थी। नाजुक सी, गोरा रंग, कटीले नैन नक्श, सटीले हाथ पैर और गठा हुआ बदन, बहुत खूबसूरत थी वो। सास नज़र उतारते ना थकती, बलाइयाँ लेकर निहाल हुई जाती थी। और चित्रलेखा के पति मान सिंह, वो उससे 10 साल बड़े थे। वो भी चित्रलेखा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पिता ठाकुर सुमेर सिंह का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था, तो जमींदारी की सारी देखरेख उनके सिर पे आ गई थी। तो जमींदारी की वजह से ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे चित्रलेखा को। चित्रलेखा के विवाह को 1 साल होने को था, अब वो 18 की हो चली थी। तभी अचानक एक दिन एक घटना घटी, जिससे चित्रलेखा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जो चित्रलेखा ने सोचा भी नहीं था। एक दिन चित्रलेखा और उसकी सास सौभाग्यवती, मन की काकी मंदिर जा रहे थे कि एक पागल सांड ना जाने कहाँ से तीनों के सामने दौड़ता हुआ आ रहा था। तीनों को सूझा ही नहीं कि क्या करें। इतने में ना जाने कहाँ से एक नवयुवक, जिसकी उम्र होगी कोई 20-21 बीच में, कूद पड़ा। तीनों को बचाने और सांड के सींगों में झूल गया। सांड ने उसे बहुत ज़ोर से दूर पटक कर फेंक दिया और ना जाने कहाँ खेतों की तरफ अंदर चला गया। उस नवयुवक को बहुत चोट आई। सौभाग्यवती घबरा गई और उस नवयुवक को कुछ लोगों की मदद से घर ले आई। उधर सौभाग्यवती ने अपने बेटे मान सिंह से सारी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि इस नवयुवक ने कैसे हमारी जान बचाई। तो मान सिंह उस नवयुवक से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और उसके बारे में पूछा कि कौन है और कहाँ रहता है। नवयुवक ने कहा कि मेरा नाम रघु है और मैं नदी के पार वाले गांव का हूँ। माँ बाप बचपन में हैजे के प्रकोप से भगवान के पास चले गए। कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। वर्षा ना होने से फसल खराब हो गई और कर्ज बहुत हो गया था। कर्ज ना चुका पाने से साहूकार ने सारी ज़मीन हथिया ली। मेरी झोपड़ी भी उसी ज़मीन पर थी, तो ज़मीन के साथ साथ झोपड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं बचा। तो मैं इस पार आपके गांव में आ गया और अभी 2 ही दिन हुए हैं आए। तब से मंदिर की सीढ़ियों पे रह रहा हूँ। कोई थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाता है तो खा लेता हूँ। रात को मंदिर के पुजारी कुछ दे देते हैं खाने को, बस ऐसे ही गुजर हो रही है। कोई काम भी नहीं है मेरे पास। इतना सुनकर ठाकुर मान सिंह बोले, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे यहाँ बहुत काम है। तुम्हें यहीं हम किसी काम पे लगा लेंगे और तब तक तुम हवेली में रहकर आराम करो। तब तक तुम्हारी देखभाल मन की काकी करेंगी। और मान सिंह चले गए और रघु मन की काकी के कमरे में रहने लगा। मन की काकी के भी कोई संतान नहीं थी, तो वो भी रघु को बेटे की तरह मानकर दुलार लुटाने लगी। मन की काकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजर गई। कभी कोई सुख नहीं मिला। सौभाग्यवती के साथ दहेज में आ गई थी, तो किशन को पसंद करने लगी, तो सौभाग्यवती ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी को अभी 5 साल ही हुए होंगे कि एक दिन मन की काकी के पति का एक अड़ियल घोड़े को काबू में कर रहे थे, तो घोड़े ने बहुत जोर की लात मारी और उनके पति किशन का सर पत्थर से टकराया और वो वहीं ढेर हो गए। उनका एक बेटा भी था। जब वो 10 साल का था तो उसे सांप ने डस लिया था और वो भी नहीं रहा। तो काकी रघु को अपने बेटे के रूप में पाकर थोड़ा खुश रहने लगी। इधर रघु भी हवेली में काम करने लगा। उसे भी आसरा मिल गया, लेकिन उसे देखकर चित्रलेखा विचलित हो जाती। रघु के लिए चित्रलेखा के मन में अलग ही भाव उठने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो हर पल रघु को अपने सामने देखना चाहती थी। शायद वो रघु को चाहने लगी थी। रघु को छुप छुप कर निहारती रहती। उसका किसी काम में मन ना लगता। एक दिन
आखिर उसने हद पार कर दी और रघु से बोली, रघु मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। लेकिन रघु बोला, छोटी ठकुराइन ये आप क्या कह रही हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता, और वहाँ से चला गया। और उसने ठाकुर साहब से कहकर अपना काम खेतों में लगवा लिया और किसी से भी उस दिन वाली घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उसने काकी से कहा, माई हमारा भी ब्याह करवा दो, कब तक हमें बनाकर खिलाती रहोगी। काकी बहुत खुश हुई और एक अनाथ लड़की जो ठाकुर साहब के खेतों में काम करती थी, जिसका नाम जानकी था, रघु से ब्याह करा दिया। जानकी रघु की दुल्हन बनकर आ गई। रघु बहुत खुश था जानकी को पाकर और जानकी भी खुश थी कि कोई तो है इस दुनिया में जिसे वो अपना कह सकती है। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। उधर चित्रलेखा भी रघु को भुलाने का प्रयास कर रही थी और कुछ दिनों बाद चित्रलेखा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। सौभाग्यवती बहुत खुश हुई और ठाकुर मान सिंह भी खुश हुए और कुछ महीनों बाद चित्रलेखा को बेटा हुआ, जिसका नाम ठाकुर दुर्गेश प्रताप सिंह रखा गया। और उधर दुर्गेश 1 साल का हुआ और जानकी ने भी खुशखबरी सुना दी और कुछ महीनों बाद उसे भी प्यारी सी बेटी हुई और उसका नाम रघु ने धानी रखा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे और दोनों बच्चों की शरारतों से हवेली में रौनक रहती। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बड़े हो रहे थे। और इसी बीच सौभाग्यवती भी बीमारी के बाद चल बसी। फिर 8वीं पास करके दुर्गेश आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास शहर चला गया। उधर रघु ने अपनी झोपड़ी खेतों के पास ही बना ली थी। ठाकुर साहब की गौशाला भी वहीं थी, तो रघु और जानकी को गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की देखरेख में आसानी होती थी। लेकिन मन की काकी को साथ नहीं ले गया। बोला, माई तुम जिंदगी भर हवेली में रहती आई हो, तुम यहीं आराम से रहो, वहाँ झोपड़ी में कैसे रहोगी। धानी और दुर्गेश दूर रहकर बड़े होते रहे, लेकिन दोनों के मन में किसी कोने में थोड़ा बहुत दर्द था, एक दूसरे से बिछुड़ने का। और कभी छुट्टियों में दुर्गेश आता तो धानी ज़्यादा मिलने नहीं आती, क्योंकि जानकी हवेली में जाने से मना करती थी। उसे लगता था कि बेटी हवेली के रंग ढंग देखकर बिगड़ न जाए। हम गरीब लोग ना उसको अच्छा पहना सकते हैं, ना अच्छा खिला सकते हैं, और ससुराल भी पता नहीं कैसी मिले। गरीब की बेटी है और गरीब घर ही ब्याही जाएगी। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े हो गए और उधर दुर्गेश अपनी कॉलेज की पढ़ाई करके घर आ गया, क्योंकि अब ठाकुर साहब बीमार रहने लगे थे और उन्हें जमींदारी में एक सहायक की ज़रूरत थी, तो दुर्गेश को वापस आना पड़ा। उधर चित्रलेखा दुर्गेश के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। तभी उसके किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया और चित्रलेखा ने हाँ कर दी और कहा, हम 6 महीने बाद नवरात्रे में आएंगे लड़की देखने। उधर एक दिन काकी का बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन था, तो जानकी से कह भिजवाया कि जरा धानी को भेज देना, तेरे हाथ की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन है। अब बूढ़े शरीर में ज़्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं रह गई है, तो मैं ना आ सकूंगी, तू भिजवा देना। उधर काकी धानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी हवेली के आंगन में। इतने में दुर्गेश ने काकी से पूछा कि किसका इंतज़ार कर रही हो काकी, अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ लिया क्या? कैसी बात कर रहे हो छोटे ठाकुर, वो हम तो मरी धानी का इंतज़ार कर रहे थे। जाने कहाँ मर गई चुड़ैल, बाजरे की रोटी और चटनी लाने वाली थी। कौन धानी? वही जो बचपन में हमारी हवेली में रहा करती थी। हाँ वही, अभी तक नहीं आई, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, मैं भी खाऊंगा। मैंने भी जानकी चाची के हाथ का बना खाना बचपन से नहीं खाया, दुर्गेश बोला। और इतने में धानी आ गई और धानी को देखते ही दुर्गेश अपनी सुध बुध खो बैठा। छोटे ठाकुर, इतना कहकर धानी खाना देकर भाग गई। उधर रघु भी धानी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था और उसे भी एक किसान लड़का मिल गया, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवरात्र में रघु ने भी धानी का रिश्ता तय करने की सोची।
धानी को इतने सालों बाद देखकर दुर्गेश का मन धानी से मिलने के लिए फिर करने लगा। रात का खाना खाकर दुर्गेश अपने कमरे में गया और किताब पढ़ने लगा और अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने अपना बड़ा सा संदूक खोला और कुछ खोजने लगा। अचानक उसे वो छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसमें एक पैर की पायल, एक खाली स्याही की दवात और एक रिबन था। और वो पायल को हाथों में लेकर देख ही रहा था कि चित्रलेखा दूध लेकर आ गई और उसने दुर्गेश को आवाज़ दी तो दुर्गेश ने झटके से सब रख के संदूक बंद कर दिया और बोला, हाँ माँ, आ जाइए, ले दूध पी ले, आज तूने ठीक से खाना नहीं खाया। चित्रलेखा बोली, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ माँ, सब ठीक है। वो दोपहर में जानकी चाची ने मनकी काकी के लिए बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी भिजवाई थी तो मैंने भी खा ली थी, दुर्गेश ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना। कहाँ वो और कहाँ हम, चित्रलेखा बोली। अच्छा अब सो जाओ, चित्रलेखा ने जाते हुए कहा। ठीक है माँ, दुर्गेश ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। लेकिन दुर्गेश की आंखों में नींद कहाँ। वो तो बस धानी के बारे में सोच रहा था और पक्का मन बना लिया कि कल जरूर धानी से मिल के रहेगा। और सुबह होते ही धानी से मिलने गौशाला पहुंच गया और जानकी से राम राम की। खुश रहो, जानकी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा हुआ छोटे ठाकुर आप आए। और रघु चाचा कैसे हैं, दुर्गेश ने पूछा। ठीक हैं, अभी खेत गए हैं, जानकी बोली। लेकिन दुर्गेश धानी के बारे में कैसे पूछे यही सोच रहा था। इतने में धानी आ गई तो जानकी बोली, जा बाबा को खाना दे आ, खेत पे भूखे ही होंगे तेरे बाबा। अच्छा अम्मा, जाती हूँ, धानी बोली। कुछ देर जानकी से बात करके दुर्गेश भी खेतों की तरफ चल दिया। धानी खेतों की तरफ चली जा रही थी। इतने में दुर्गेश के अचानक सामने आ जाने से चौंक गई और बोली, डरा दिया छोटे ठाकुर। जैसे बचपन में राक्षसों की तरह हरकत करते थे, बिल्कुल वैसे ही, धानी बोली। और तुम भी बचपन में चुड़ैलों वाली हरकत किया करती थी, याद है कुछ, कि मुझे कितना परेशान करती थी, मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी, दुर्गेश बोला। तब मैं बच्ची थी, धानी ने कहा। हाँ भाई, अब तो तुम जवान हो गई हो, सुंदर भी। दुर्गेश ने इतना कहा तो धत छोटे ठाकुर, धानी ने शर्माते हुए कहा। छोटे ठाकुर, तुम वही बचपन वाले राक्षस हो, और गुस्सा करते हुए भाग गई। अगले दिन दुर्गेश फिर खेतों की ओर चला गया। धानी से मिलने की चाह उसे आतुर कर रही थी और धानी को मनाना भी तो था, वो रूठकर जो गई थी। उसने देखा तो धानी खेतों में बैठकर अमरूद खा रही थी। उसके पास जाके बोला, मुझे भी अमरूद खिलाओ, जैसे बचपन में खिलाती थी, बाग से चुराकर। मुझसे बात ना करो छोटे ठाकुर, मुझे गुस्सा आ रहा है, धानी गुस्से से बोली। अरे काहे नाराज हो, दुर्गेश बोला, और दोनों बैठ के अमरूद खाने लगे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दोनों कभी गांव की पहाड़ी पे, कभी नहर के किनारे, कभी अमरूद के बागों में साथ साथ घूमने निकल आते। और इसी तरह नवरात्रे भी आ गई और दोनों के रिश्ते भी पक्के हो गए। और दुर्गेश का ब्याह होली बाद तय हुआ और धानी का अगले साल, क्योंकि धानी के होने वाले दूल्हे की दादी को मरे अभी 1 साल नहीं हुआ था। एक दिन पता नहीं किसने जाकर चित्रलेखा को बता दिया कि दुर्गेश और धानी साथ साथ घूमते हैं। चित्रलेखा ने तुरंत जानकी को बुला भेजा और कड़े शब्दों में बहुत खरी खोटी सुनाई। जानकी अपना सा मुँह लेकर वापस चली गई और घर जाकर धानी को खूब सुनाया और कहा, तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, तेरा ब्याह तय हो गया है, घर में रहा कर। और कई दिन हो गए धानी दुर्गेश ना मिले। उधर दुर्गेश परेशान था धानी से ना मिल पाने के कारण। और एक दिन जानकी बीमार पड़ गई। घर में लकड़ियाँ खत्म थी तो धानी को मजबूरन जंगल जाना पड़ा। दुर्गेश उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गया और गले लग के बोला, धानी तुम बात क्यों नहीं करती मुझसे, मिलना क्यों नहीं चाहती। धानी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, छोटे ठाकुर क्या कर रहे हो, मेरा ब्याह तय हो गया है और तुम्हारा भी। लेकिन धानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं,
दुर्गेश बोला। लेकिन मुझे है, मैं अपने अम्मा बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती। धानी बोली। बदनामी कैसी धानी? अभी चलो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। हम खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। दुर्गेश बोला। अब भी बताओ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? हाँ करती हूँ छोटे ठाकुर, बचपन से करती हूँ, और तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। और दुर्गेश के गले लग गई और दोनों घर आने लगे। सबसे बात करने तो बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी और अंधेरा भी हो गया। भीगते भागते गांव पहुँचे, लेकिन उधर चित्रलेखा दुर्गेश के घर जल्दी न आने से परेशान थी। पता नहीं कहाँ चला गया, और बारिश भी तेज़ हो रही है। और उसने किसी से पता करवाया तो पता चला उसे धानी के पीछे पीछे जंगल की तरफ देखा गया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने रघु को बुलवाया और कहा कि तुम्हारी बेटी अपनी औकात भूल गई है, दुर्गेश से शादी करने के सपने देख रही है। ये कभी नहीं हो सकता। तुमने एक दिन मेरा प्यार ठुकराया था, आज मैं तुम्हारी बेटी को ठुकराती हूँ। और ये गांव अभी इसी वक्त अपने परिवार के साथ छोड़कर चले जाओ जहाँ से आए थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आगे की कहानी मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।